हेलो। तो कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे बेसिक ग्रामर के वीडियो सीरीज़ में, जहां पे हम इंग्लिश ग्रामर को एक सीक्वेंस से पढ़ते हैं। अगर आपने इंग्लिश के ग्रामर को एक सीक्वेंस से, क्रम से पढ़ा, एक सही क्रम से पढ़ा, तो ट्रस्ट मी, इंग्लिश ग्रामर दुनिया के सबसे आसान बातों में से एक है। आज हम सीखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है, वो सीखना क्यों ज़रूरी है, प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, उसके टाइप्स क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, इतने सारे प्रोनाउंस को याद कैसे रखना है। ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी टिप, अगर आपको नाउन पता होगा तो आप प्रोनाउन को और अच्छे से समझ पाओगे, आप प्रोनाउन के साथ और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अगर आपको नाउन पता नहीं हुआ तो शायद आप रिलेट नहीं कर पाओगे, थोड़ा आपको अलग लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं कि प्रोनाउन सीखना ज़रूरी क्यों है। लेकिन ये पॉइंट समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन होता क्या है। तो पहले हम वो देख लेते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। तो मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि प्रोनाउन क्या है। सो प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो हम यूज़ करते हैं नाउन के जगह पे। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, ऐसा समझो कि हमारा कोई दोस्त है, लेट्स से राजू, और अब हम राजू के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या हम ऐसे बात करेंगे कि राजू मेरा दोस्त है, राजू कॉलेज जाता है, राजू सुबह जल्दी उठता है, राजू सबकी मदद करता है, राजू ने मुझे कॉल किया, राजू ने मुझे कल मारा। क्या हम ऐसे बोलते? नहीं। हम राजू, ये जो नाम है, ये जो नाउन है, इसको हम बार बार रिपीट नहीं करते। तो हम कैसे बोलते हैं फिर? हम शायद पहले वाक्य में बोले कि राजू मेरा दोस्त है, लेकिन उसके बाद हम बोलेंगे कि वो स्कूल जाता है, वो सुबह जल्दी उठता है, उसने मुझे मारा, राइट। तो हम राजू के जगह पे हमने वो, उसने, ये वर्ड्स यूज़ किए। तो राजू था नाम, नाउन। राजू के जगह पे हमने जो वर्ड यूज़ किए, जैसे वो, उसने, ये वर्ड्स हो गए प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के जगह पे आता है। तो अब मैं इसे आशा करता हूँ कि आप लोगों को प्रोनाउन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। फिर भी हम हिंदी के प्रोनाउंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हिंदी में कौन से प्रोनाउंस होते हैं? जैसे कि हम, हमारा, हमारा, हमारी, हमारे, राइट। उसका, उसकी, उसके, मैं, मैंने, वह, वे, ये सब है हिंदी के प्रोनाउंस। इसके अलावा भी कुछ है, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल्स है हिंदी के प्रोनाउंस के। इसी प्रकार जैसे हिंदी में प्रोनाउन होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी कुछ प्रोनाउंस होते हैं। बस आज हमें वही पढ़ने हैं। एक और बात, अगर आपको नाउन पहचानना नहीं आता होगा तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने एक नई मेथड बताई है नाउन को पहचानने की। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने वो बात देख ली तो आप कोई भी नाउन को आराम से पहचान पाओगे। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कि प्रोनाउन सीखना ज़रूरी क्यों है। तो इसके दो मेन रीज़न है, जिसमें से पहला अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमने प्रोनाउन को यूज़ नहीं किया सपोज़, तो हमें बार बार वो नाम लेना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगी या कोई प्राणी होगा, तो हमें उसका नाम बार बार लेना होगा, जो कि ज़्यादा सही नहीं होगा। तो स्मार्ट वे क्या है कि नाउन के जगह पे हम प्रोनाउन को यूज़ करें, मतलब वो नाउन का रिपीटेशन नहीं होगा। और दूसरी सबसे ज़रूरी रीज़न है कि प्रोनाउन के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। क्यों, वो समझ लो। देखो, अगर आपको इंग्लिश में बात करना है, इंग्लिश में बोलना है, तो आपको सबसे पहले तो इंग्लिश में वाक्य बोलने पड़ेंगे। और आप इंग्लिश का कोई भी वाक्य देख लो, इंग्लिश ही नहीं, आप आपकी जो लैंग्वेज है उसके भी कोई वाक्य देख लो, ज़्यादातर वाक्यों में प्रोनाउन का यूज़ होता ही है। कभी कभी तो एक वाक्य में दो दो प्रोनाउंस होते हैं। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो वाक्य बोल रहा हूँ, वो भी आप देख लो, उसमें भी प्रोनाउन है, राइट। तो अगर आपको इंग्लिश में वाक्य बोलना है, सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, तो प्रोनाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोनाउन के बिना वाक्य बनाना इंग्लिश में बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इंग्लिश में बात करनी है तो प्रोनाउन सीखना ही होगा, नो अदर ऑप्शन। सो ये दो रीज़न से प्रोनाउन सीखना ज़रूरी क्यों है इसके। अब देख लेते हैं कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं।
तो प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन जिसमें और 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन, फिर रिलेटिव प्रोनाउन, फिर रिलेटिव कंपाउंड प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर इम्फेटिक प्रोनाउन, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन के बहुत ज़्यादा टाइप्स है, लेकिन इतने सारे टाइप्स देखकर बिल्कुल मत डरना। ट्रस्ट में प्रोनाउन बहुत आसान टॉपिक है। सो देखो, ये जो इतने सारे टाइप्स है, इसमें से सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउन, ये तीनों का भी कैंसिल कर दो, क्योंकि ये तीनों हम पर्सनल प्रोनाउन में ऑलरेडी सीख लेंगे, तो इनको अलग से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनके बारे में ज़रा ध्यान से सुनना। जो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव में आते हैं वही प्रोनाउन इम्फेटिक में भी आते हैं, इसीलिए वो दोनों एक ही है, लेकिन उन दोनों के फंक्शंस बहुत अलग है। रिफ्लेक्सिव का फंक्शन बहुत ज़्यादा अलग है और इम्फेटिक का फंक्शन बहुत ज़्यादा अलग है। इसीलिए मैं ये जो इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने वो सब इस वीडियो में इंक्लूड किया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो बस ये जो है इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव, ये बस इस प्रोनाउन में, इस वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। और एक बात, हम फ़िलहाल प्रोनाउंस को उतने ही डिटेल में पढ़ेंगे जितना फ़िलहाल के लिए ज़रूरी है। हम ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल में प्रोनाउंस को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक बात इंग्लिश में हमेशा याद रखना, अगर आपने इंग्लिश में आसान से आसान टॉपिक भी ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल में पढ़ा तो वो आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो सकता है, और ये चांसेस प्रोनाउन में बहुत ज़्यादा है कन्फ्यूज़ होने के। इसीलिए हम बस प्रोनाउन को उतना ही पढ़ेंगे जितना फ़िलहाल के लिए ज़रूरी है। ओके, अब हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में और 3 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मतलब ऐसे प्रोनाउन जो हम खुद के लिए यूज़ करते हैं। तो हम खुद के लिए जो भी प्रोनाउंस यूज़ करेंगे वो हो गए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप बोल रहे हो तो आप फर्स्ट पर्सन। सो ये होते फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो इसमें कौन से प्रोनाउन आएंगे? तो हम खुद के लिए कौन से यूज़ करते हैं प्रोनाउन? हम यूज़ करते हैं मैं, मैंने, मेरा, हम, हमारा। हम में तो हम खुद भी आते हैं, राइट? तो ये भी आएंगे फर्स्ट पर्सन में। तो जो बोलता है या फिर हम खुद के लिए जो यूज़ करते हैं वो हो गए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब देखते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात करते हैं, जैसे कि इस केस में मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, मैं आपके साथ बोल रहा हूँ तो आप हो गए सेकंड पर्सन। तो मैं आपके लिए जितने भी प्रोनाउन यूज़ करूँगा वो सब हो गए सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो आपके लिए मैं कौन से प्रोनाउन यूज़ कर सकता हूँ? आप, आपका, तुम, तुम्हारा, राइट? तो ये हो गए सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और थर्ड पर्सन मतलब वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। हम जिसके बारे में बात करेंगे वो हो गया थर्ड पर्सन। अब देखो, हमने अगर किसी गाड़ी के बारे में बात की तो गाड़ी हो गई थर्ड पर्सन। हमने किसी व्यक्ति के बारे में बात की तो वो व्यक्ति हो गया थर्ड पर्सन। हमने किसी एनिमल के बारे में बात की तो वो एनिमल हो गया थर्ड पर्सन। तो हम जिसके भी बारे में बात करेंगे वो हो गया थर्ड पर्सन। यहाँ पे एक और ज़रूरी बात, ये जो पर्सन थर्ड पर्सन है वो आपके बगल में हो या आपसे दूर हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसके बारे में बात हो रही है तो वो थर्ड पर्सन होता है, फिर वो आपके पास है या आपसे दूर है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इस एग्जांपल से हम समझते हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी। पर्सन ए बात कर रहा है पर्सन बी से, मतलब पर्सन ए हुआ फर्स्ट पर्सन, पर्सन बी हुआ सेकेंड पर्सन। और ऐसा समझो कि ये दोनों बात कर रहे हैं पर्सन सी के बारे में, तो वो सी कौन हो गया? वो हो गया थर्ड पर्सन, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है। अब ऐसा समझो, ये जो पर्सन सी है वो ए और बी के बगल में ही खड़ा है, वो उनकी बातें भी सुन रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अब वो सेकंड पर्सन हो गया, क्योंकि हम उसके साथ बात नहीं कर रहे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर अब वो हमारे बगल में हो या इस दुनिया से कहीं दूर हो, वो थर्ड पर्सन ही होगा। सो एक बात याद रखना, थर्ड पर्सन की पोजीशन मैटर नहीं करती। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो अब देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउंस आते हैं।
अब आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। और यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस है जिनको मैंने रेड एस्टरिस्क के साथ मार्क किया है, तो उनका मीनिंग भी मैं आप जल्दी बताऊँगा। पहले आप देख लेते हैं कि प्रोनाउंस में आप लोगों का काम क्या है। अब फ़िलहाल प्रोनाउन में आप लोगों का इतना ही काम है कि आपको इंग्लिश प्रोनाउन पता होना चाहिए और उसका हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ करना है। वो बिल्कुल आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं वो। देखो और एक तरीके से समझाता हूँ। जैसे अभी फ़िलहाल आपको पता है कि बिल्ली को इंग्लिश में कैट बोलते हैं, राइट। वैसे अब आपको पता होना चाहिए कि मेरा, मेरी, मेरे को इंग्लिश में माय बोलते हैं, माय यूज़ करते हैं वहाँ पे। हमारा, हमारी, हमारे के लिए अवर यूज़ करते हैं। ये अभी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को ये सारे प्रोनाउंस याद रखने पड़ेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, प्रोनाउन तो बहुत सारे हैं, तो उन सबको याद कैसे रखें। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक है। अगर आप लोगों ने ये ट्रिक फॉलो की तो ट्रस्ट मी, आपके सभी प्रोनाउन 100% हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। आप वो कभी भी नहीं भूलोगे। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक बस ये है कि आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है। मतलब जैसे देखो, आवर का मीनिंग क्या होता है? हमारा, हमारी, हमारे। तो अब आपको ऐसा रट्टा नहीं मारना है कि आवर मतलब हमारा, हमारी, हमारे, आवर मतलब हमारा, हमारी, हमारे। ऐसा रट्टा मत मारो। इससे अच्छा आपको क्या करना है कि आपको उस प्रोनाउन का एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा सेंटेंस याद रखना है जो आपको पहले से पता है। ओके, जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं कि आवर का एक सिंपल सेंटेंस, आवर मतलब आवर स्कूल, मतलब हमारी स्कूल। अब आवर जब आपको कोई पूछे कि आवर का मतलब क्या है, तो आपके दिमाग में आवर का मीनिंग नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन आपके दिमाग में आवर का वाक्य आना चाहिए। वाक्य याद करना ज़्यादा आसान है मीनिंग याद करने से, क्योंकि वो वाक्य तो आपको पहले से पता होगा, तो फिर से याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और फिर उस वाक्य से आप उस प्रोनाउन का मीनिंग आराम से निकाल पाओगे। और एक एग्जांपल देखते हैं। ऐसा समझो कि अब आपको योर का मीनिंग याद रखना है। योर का मीनिंग होता है आपका, आपके, आपके, या फिर तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे। तो आप इसके लिए भी सेम ट्रिक यूज़ कर सकते हो। बस इसका जो भी वाक्य है जो आपको पहले से पता है वो याद रखो। योर वाला वाक्य कौन सा है? एक बहुत कॉमन वाक्य, व्हाट इज़ योर नेम, राइट। मतलब आपका नाम क्या है या फिर तुम्हारा नाम क्या है। इस वाक्य से आप योर का मीनिंग आराम से याद रख पाओगे। तो वाक्यों को याद रखना, डायरेक्ट मीनिंग को याद मत करो, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा वो आपके लिए। एंड मैंने भी यहाँ पे जितने सिंपल हो सके उतने सिंपल वाक्य दिए हैं। अगर आपको किसी प्रोनाउन का वाक्य नहीं पता तो आप मैंने यहाँ पे जो दिए हैं उनको देख सकते हो, वो याद रखना काफ़ी आसान है। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्रोनाउंस हैं जिनको मैंने रेड एस्टरिस्क के साथ मार्क किया है, तो वो क्या है वो देख लेते। तो इस वीडियो में आपको जितने भी प्रोनाउन दिखेंगे जिनको रेड कलर से मार्क किया होगा, वो सारे प्रोनाउन हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के जगह पे ही आते हैं, वो सब्जेक्ट के जगह पे कभी भी नहीं आएंगे। और आसान भाषा में बोलूँ तो जितने प्रोनाउन है रेड कलर से मार्क, उनसे वाक्य कभी भी शुरू नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोगों को मैं अभी बोल देता हूँ। अगर आपका टारगेट सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग है तो आप लोग पजेसिव प्रोनाउंस को स्किप कर सकते हो, क्योंकि फिर वो बिना पढ़े भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्कूल कॉलेज में हो, आपको एग्ज़ाम के लिए चाहिए, तो शायद आपको पजेसिव प्रोनाउंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं कि वो होते क्या है। तो पजेसिव प्रोनाउंस मतलब ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ किसकी है। ओके, जैसे एग्जांपल हम हिंदी में देख लेते हैं। जैसे ये वाक्य देखो कि ये बाइक मेरी है, तो इसमें जो मेरी, ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन हमें बता रहा है कि ये बाइक किसकी है, मेरी है। तो ऐसे सारे प्रोनाउंस जो हमें बताएंगे कि कौन सी चीज़ किसकी है, तो वो प्रोनाउन हो गए पजेसिव प्रोनाउन। जैसे और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि हमारी स्कूल, तो इसमें स्कूल किसकी है, हमारी है, तो हमारी हो गया पजेसिव प्रोनाउन। उसका घर, तो उसका हो गया पजेसिव प्रोनाउन। उनका फ़ोन, तो उनका हो गया पजेसिव प्रोनाउन। तो जैसे हिंदी में ये प्रोनाउंस होते हैं, सेम इंग्लिश में भी होते हैं। जैसे कि माय, अवर, योर, देयर, THEIR, देयर। ओके, सो ये सब होते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। ये पजेसिव प्रोनाउंस भी आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन में यहाँ पे दिख जाएंगे। आई होप कि आपको अब सब पता चल गया होगा और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो अब देख लेते हैं सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस। इसमें ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं है, बस 2-3 ही प्रोनाउंस है।
लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी बात हमें समझनी होगी। देखो, प्रोनाउंस के बहुत सारे टाइप्स हमने देख लिए, वैसे हम प्रोनाउंस को और एक तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब हम प्रोनाउंस को एक वचन एंड अनेक वचन इसके बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जितने भी प्रोनाउन एक वचन के होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक वचन के लिए ही यूज़ होंगे, और जो प्रोनाउन अनेक वचन के होंगे वो सिर्फ अनेक वचन के लिए ही यूज़ होंगे। जैसे एग्जांपल वी मतलब हम, ये है अनेक वचन वाला प्रोनाउन, तो हम वी को यूज़ करेंगे सिर्फ अनेक वचन के लिए। ऐसे ही जो भी प्रोनाउंस होंगे एक वचन वाले उनको आप एक वचन के लिए ही यूज़ करोगे। लेकिन जितने भी प्रोनाउंस सेकंड पर्सन में आते हैं उन सभी प्रोनाउंस को आप एक वचन या फिर अनेक वचन किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम। लेट्स से कि आपके सामने कोई एक व्यक्ति है और आपको उसको पूछना है, एक व्यक्ति को पूछना है कि तुम क्या कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन अगर इसी केस में आपके सामने 5-6 व्यक्ति है, 5-6 लोग हैं, तो इस अनेक वचन के लिए भी आप यू ही यूज़ करोगे। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो सेकंड पर्सन में जितने भी प्रोनाउंस है वो आप एक वचन या फिर अनेक वचन के लिए यूज कर सकते हो। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। अब देखते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो ये है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हो, और जितनी भी ज़रूरी बातें थी प्रोनाउन में एक्सप्लेन करने जैसी वो तो मैंने लगभग पहले ही कर दी है। तो अब थर्ड पर्सन में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। तो हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं यहाँ पे। अभी आपको स्क्रीन पर एक वाक्य दिखेगा, एक सेंटेंस दिखेगा, और आपको उस सेंटेंस में सही प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो चलो देखते हैं फिर। पहला वाक्य है वह मेरा भाई है, डैश इज़ माई ब्रदर। तो आप वह के लिए इंग्लिश में क्या यूज़ करोगे? राइट, आप ही यूज़ करोगे। तो आंसर होगा ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। अब हम देखते हैं अगला वाक्य। ये है वे मेरे पापा है, इसका इंग्लिश डैश इज़ माई फादर। अब आप वे के लिए इंग्लिश में क्या यूज़ करोगे? सोचो तो ज़रा। ओके, मैं सही आंसर बताता हूँ। यहाँ पे सही आंसर है ही इज़ माई फादर। अगर आप में से कुछ लोगों का दे आंसर हुआ तो मैं अभी बोल देता हूँ कि वो गलत है। और पहले तो मैं अब ये एक्सप्लेन करता हूँ कि इस वाक्य में हमने वे के जगह पे दे क्यों यूज़ नहीं किया, वो देखते हैं हम। तो देखो, दे हम यूज़ करते हैं अनेक वचन के लिए। दे का मीनिंग होता है वे, हम अनेक वचन के लिए उसको यूज़ करते। सो अगर हमने पापा के साथ दे यूज़ किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, पापा बहुत ज़्यादा मारेंगे। तो यहाँ पे दे यूज़ करना गलत होगा, क्योंकि पापा एक वचन है, अनेक वचन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे है सही आंसर ही। तो शायद यहाँ पे कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे ही यूज़ किया तो फिर वाक्य का मीनिंग हो जाएगा वह मेरा पापा है। फिर ये तो पापा की इंसल्ट हो गई, पापा तो फिर भी मारेंगे। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है। हम हिंदी में पापा को या फिर जो भी हमसे बड़े हैं उनको हम वे क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम वे बोलते हैं। हम उनको तू करके बात नहीं करते उनसे। सो हम हिंदी में प्रोनाउन को यूज़ करते वक्त रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं। अगर हमसे कोई बड़ा हुआ तो हम उसके लिए वे यूज़ करते, राइट। लेकिन इंग्लिश में प्रोनाउन यूज़ करते वक्त रिस्पेक्ट का मत सोचो। इंग्लिश में प्रोनाउंस को यूज़ करते वक्त आपको बस ये सोचना है कि वो एक वचन है या अनेक वचन है। इन शॉर्ट, हिंदी में जैसे हम रिस्पेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन को यूज़ करते हैं वैसे इंग्लिश में मत करो। इंग्लिश में प्रोनाउन को यूज़ करते वक्त सिर्फ एक वचन या अनेक वचन इतना ही ध्यान में रखो। अगर सामने कोई व्यक्ति एक वचन हुआ तो एक वचन वाले प्रोनाउन यूज़ करो, फिर वो आपसे बड़ा हो छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से ही इज़ माई फादर का हिंदी मीनिंग वे मेरे पापा है ऐसा होगा। अब ही का वे हुआ रिस्पेक्ट की वजह से, इतना ध्यान में रखना। थर्ड पर्सन में इट और इट्स ये दोनों प्रोनाउन भी आते हैं। ये दोनों प्रोनाउन ज़्यादातर एनिमल एंड थिंग्स के लिए, मतलब वस्तु और प्राणी के लिए यूज़ होते हैं। इनका यूज़ इंसानों के लिए नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनमें ईट का यूज़ हो सकता है इंसानों के लिए। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसा समझो कि आपने दरवाज़ा खटखटाया और आपको अंदर से किसी ने पूछा कि कौन है, तब हम जनरली क्या बोलते हैं कि अरे मैं हूँ। तो वो इंग्लिश में होगा इट्स मी। इट्स मी मतलब मैं हूँ। तो यहाँ पे हमने ईट यूज़ किया खुद के लिए। और एक एग्जांपल देखते हैं।
ऐसा समझो कि आप और मैं हम दोस्त थे और हम बाज़ार से जा रहे, और आपने किसी एक व्यक्ति को देखा और आपने कहा कि अरे वो देखो राजू, लेकिन मैंने आपको कहा कि नहीं वो श्याम है, वो राजू नहीं है, वो श्याम है। तो मैं कहूँगा नो इट्स श्याम। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया इट ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए। तो ऐसे कुछ केसेस में इट यूज़ हो सकता है इंसानों के लिए भी। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो थर्ड पर्सन में नहीं आता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एपोस्ट्रोफी एस आपको हेल्प करता है इंग्लिश फास्ट बोलने में, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस को मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूँगा, उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। तो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो। सो जब वो एपोस्ट्रोफी वाला वीडियो बन जाएगा तब मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अब अगले प्रोनाउंस है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में सिर्फ 4 ही प्रोनाउंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी बात है जिसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है। आप वो गलती किसी मूवी में, शो में, फंक्शंस में आप नोटिस कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते क्या है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कुछ इंडिकेट करने के लिए या फिर कुछ दर्शाने के लिए। हम इनका यूज़ करके सिर्फ वस्तु ही नहीं बल्कि हम टाइम या फिर किसी स्पेस को भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसमें पहला है दिस, दूसरा है दीज। दिस और दीज दोनों के प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है। तो दिस को हम यूज़ करेंगे एक वचन के लिए, दीज को भी हम यूज़ करेंगे एक वचन के लिए। लेकिन दिस और दीज में डिफरेंस क्या है? दिस हम यूज़ करेंगे नज़दीक, जो चीज़ हमारे नज़दीक है उसके बारे में बात करने के लिए या फिर वो इंडिकेट करने के लिए हम दिस का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मेरे पास कोई एक ही पेन है और वो पेन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा दिस इज़ माई पेन। अगर वही मेरे पास एक से ज़्यादा पेन है, 4-5 पेन्स है, वो पेन्स आपको दिखाने के लिए मैं बोलूँगा दीज आर माई पेन्स। मतलब कोई चीज़ हमारे नज़दीक है और एक वचन है तो हम दिस यूज़ करेंगे, और कोई चीज़ हमारे नज़दीक है लेकिन अनेक वचन है तो उनको इंडिकेट करने के लिए हम दीज यूज़ करेंगे। अगला है दैट एंड दोज। तो ये दोनों भी दूर की चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन सेम इनमें भी डिफरेंस है। एक वचन के लिए हम दैट यूज़ करेंगे, अनेक वचन के लिए हम दोज यूज़ करेंगे। जैसे आपका कोई एक दोस्त है, दूर खड़ा है और आपको उसे दिखाना है किसी और को, तो आप लोग बोलोगे दैट इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है या फिर वो मेरा दोस्त है। अब आपके 4-5 दोस्त हैं, वो कहीं दूर खड़े हैं और अब उन सबको इंडिकेट कर रहे हो तो आप बोलोगे कि दोज आर माई फ्रेंड्स। तो दैट और दोज में डिफरेंस क्या है? दैट एक वचन के लिए, दोज अनेक वचन के लिए। एंड दैट और दोज हम यूज़ करेंगे दूर की चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए। और अब हम वो बात देख लेते हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोगों की गलतियाँ होती है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ और एक जगह पे होता है, इंट्रोड्यूस करवाते वक्त। जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, किसी से मिलवा रहे हो, तब आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करना है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं जो गलत है। एग्जाम्पल दूँ तो आपका कोई न्यू कॉलेज फ्रेंड पहली बार आपके घर पे आया है, तो जब आप आपकी माँ को उसके बारे में बताओगे, उससे इंट्रोड्यूस करवाओगे, तब आप बोलोगे दिस इज़ माई कॉलेज फ्रेंड, ना कि ही इज़ माई कॉलेज फ्रेंड। यहाँ पे ज़्यादातर लोग थर्ड पर्सन यूज़ करते हैं जो गलत है। तो यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, आप आपके माँ को दिखा रहे हो कि ये मेरा दोस्त है कॉलेज का, तब आप बोलोगे दिस इज़ माई कॉलेज फ्रेंड। सो अब हमने यहाँ पे दिस यूज़ क्यों किया? पहली बात, हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, किसी को किसी के साथ मिलवा रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज़ किया। दूसरी बात, दिस यूज़ किया क्योंकि आपका जो दोस्त है वो आपके करीब होगा, आपके पास में होगा, राइट, और वो अकेला है फ़िलहाल, मतलब एक वचन है, इसलिए हमने यहाँ पे दिस यूज़ किया। अगर आपके 2-4 दोस्त होते तो हमने दीज यूज़ किया होता यहाँ पे। यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की मिस्टेक आपको देखने को मिल सकती है परदेस मूवी में। उस मूवी में जब शाहरुख खान इंडिया में आता है उस लड़की के घर पहली बार, तब जब उस लड़की के घर में कोई एक पर्सन शाहरुख को इंट्रोड्यूस करवाता है घर के बाकी मेंबर्स के साथ, तब वो यूज़ करता है थर्ड पर्सन का, जैसे कि ही इज़ माई ब्रदर, शी इज़ माई सिस्टर वगैरह वगैरह। वो गलत है। वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते वक्त उस पर्सन ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करना चाहिए था। लेकिन उसी मूवी में आगे जाके जब वो इंडिया की लड़की अमेरिका में जाती है,
तब उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कोई एक फॉरेन की लेडी होती है। तब देखना वो फॉरेन की लेडी जब उसको इंट्रोड्यूस करवाती है उस इंडियन लड़की को बाकी लोगों के साथ, तब वो फॉरेन की लेडी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करती है, जैसे कि दिस इज़ माई कज़न, दैट्स माई सिस्टर वगैरह वगैरह। तो याद रखना, चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए या किसी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, और इनका यूज़ हम किसी आइडिया, टाइम और स्पेस को इंडिकेट करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है उस वक्त, तो मैं बोलूँगा दैट टाइम, इस वक्त दिस टाइम। वो आइडिया जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे वो बहुत अच्छी थी, दैट वॉज एन गुड आइडिया। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन मतलब ऐसे प्रोनाउन जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कौन, कहाँ, क्यों वगैरह वगैरह। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ होंगे क्वेश्चन वाले वाक्यों में। अब यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे बस आप लोगों का काम इतना है कि आपको प्रोनाउन और उसका हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा डिटेल में हम फिलहाल तो भी नहीं जाएंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्रोनाउन को याद रखने के लिए आपको सेंटेंस को याद रखना होगा। अगर आपने सेंटेंस को याद रखा तो प्रोनाउन को याद रखना काफ़ी सिंपल है। अगले है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में वही प्रोनाउंस आते हैं जो इंटरोगेटिव में आते हैं, लेकिन उनके मीनिंग यहाँ पे अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर वेयर को हमने इंटरोगेटिव में देखा तो उसका मीनिंग है कहाँ, और वेयर का मीनिंग रिलेटिव में है जहाँ, तो वहाँ पे इनके मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंटरोगेटिव में और रिलेटिव में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हम यूज़ करेंगे प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, और रिलेटिव को हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। सो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी बात नहीं है कोई भी। आपको रिलेटिव प्रोनाउन का भी बस मीनिंग याद रखना है, और उनको तब यूज़ करना है जब वो मीनिंग किसी वाक्य में आ जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन में एक और बात है कि वो रिलेशन दिखाता है दो वाक्यों में, लेकिन हम अगेन उतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो फिलहाल आपका काम बस इतना ही है कि आपको प्रोनाउन और उसका हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। और दोनों में एक डिफरेंस याद रखना, इंटरोगेटिव और रिलेटिव में। इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ नहीं करते। ये मेन डिफरेंस है, इसे याद रखना। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन इन दोनों पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। और अगर मैंने वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया तो ये वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, वो और बड़ी हो जाएगी। सो इसलिए मैं उन पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक के पूरे डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट करना, मैं उनके आंसर्स ज़रूर दूंगा। और वीडियो को देखा है यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब पक्का करो यार। थैंक यू, बाय।